को लगता है यार हिस्ट्री तो हम जानते ही नहीं है, अब वो अलग परेशान है। जैसे ही इकोनॉमी की बारी है तो इसमें से 5 बच्चे इकोनॉमी के भी थे, अब उनकी कॉन्फिडेंस हाई हो गई, बाकी 95 लोगों की कॉन्फिडेंस लूज है। फिर जैसे ही पॉलिटी का बारी आया तो पता चला कुछ लड़के पॉलिटिकल साइंस के थे, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो इस तरह के चलते चलते पता चलता है कि सब के सब एक ही लेवल में है। यही बात हम कर रहे थे कि क्लास में तैयारी के दौरान सब के सब बराबर होता है। यही बात आपको हम बताना चाह रहे थे कि तैयारी के दौरान सब के सब बराबर है। जब उसको सब्जेक्ट से पाला पड़ेगा तो कोई स्मार्ट नहीं है, कोई तेज रफ्तार वाला नहीं है, या कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, सब एवरेज में है। सब एवरेज से ही शुरुआत करेंगे। अब इसी एवरेज में अपने तैयारी के दौरान जो जितना ज्यादा पढ़ेगा, जो जितना ज्यादा स्मार्ट स्किल के साथ, स्मार्ट टेक्निक के साथ या बेस्ट प्रैक्टिस के साथ अधिक से अधिक निरंतर प्रयासों के साथ करता रहेगा, वो पीटी क्वालिफाई हो जाता है। अगर वो निरंतर नहीं रहा, सिर्फ पीटी पे फोकस करके ही अच्छे से तैयारी किया और पीटी के बाद का उसका तैयारी नहीं है तो मेंस में गिर जाता है। मेंस में गिर गया तो फिर से वो वहीं पे आ जाएगा। अब यहाँ पे वो सबके बराबर हो गया, फिर से रेस में वो फिर से सबके बराबर हो गया। कोई गारंटी नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो गए, कोई गारंटी नहीं है। अब वो फिर से रेस में बराबर हो गया, फिर से उन सभी लोगों के साथ उसको लगना पड़ेगा। मेंस क्वालिफाई किया था ठीक, नहीं तो फिर गिर गया था, फिर वही पुनर्मुसी को भवा। अब आपको इसी रेस में दौड़ना है और इसी रेस में अपने तैयारी के धार को तेज करते रहना है। और सब्जेक्ट में जो भी क्लास में तैयारी कराया जाता है, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, उसका निरंतर स्व परीक्षण करते चलना है। सेल्फ असेसमेंट जरूरी है। अगर आप सेल्फ असेसमेंट करते चल रहे हैं तो आप अपना परीक्षण स्वयं कर रहे हैं। आपके बारे में कोई दूसरा निर्णय नहीं ले सकता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कई ऐसे लड़के हैं जो 3 अटेम्प्ट में पीटी भी नहीं निकाले और 4th अटेम्प्ट में पीटी भी क्वालिफाई किए, मेंस भी क्वालिफाई किए और फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। आपके स्कूल के एकेडमिक बैकग्राउंड के मार्कशीट वहां पे एक कागज का टुकड़ा मात्र रह जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले एक गुजरात का डीएम का एक ये वायरल हुआ था, उसमें बेचारा वो अपना मार्कशीट लोगों को फ्लैश किया कि देखिए मेरा मैट्रिक में 35 मैथ में, 34 या 32 या 38 कुछ ऐसे इंग्लिश में, साइंस में भी इतना ही। वो लड़का 3rd डिवीजन से किसी भी तरह से पास हुआ और आज आईएएस बन करके, कलेक्टर बन करके वो बैठा हुआ है। इसलिए आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आप किस बैकग्राउंड से कोई मायने नहीं रखता है। आपका रेस उसी दिन शुरू होता है जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमको तैयारी करना है, और आप उसी लेवल पे आ जाते हैं जो चौथे बार में या तीसरे बार में या पिछले 3 बार से इंटरव्यू दे रहा हो, आप उसी के लेवल पे आ जाते हो। जब वो पीटी देगा तो आप भी उसी लेवल पे होगे। उसके पास भी 1 ही साल का समय होगा पीटी के लिए, और आपके पास भी 1 ही साल का समय होगा। सब बराबर है, किसी के साथ यूपीएससी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। बहुत सारे लोग सीनियर लोगों को देख करके चमक जाते हैं कि अरे यार इतने बार से इंटरव्यू दे रहा है, कोई मतलब नहीं है। हो सकता है उसकी जो तैयारी का लेवल था, आप वो जिस तरह से तैयारी करके गया था उस साल उसी तरह के कुछ क्वेश्चन पूछ दिए गए तो सिलेक्शन हो गया। कोई गारंटी नहीं है कि अगले बार जो एग्जाम देगा वो तो उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, पीटी निकल ही जाएगा, मेंस निकल ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाए। हो सकता है जैसे इस बार का यूपीएससी में देखा जाए तो इस बार के यूपीएससी में हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज से मात्र 15 या 16 क्वेश्चन पूछे गए। अक्सर हर साल 25 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते थे। हिस्ट्री वाले सीना चौड़ा करके घुमा करते थे, लेकिन इस बार 15 या 16 क्वेश्चन ही हिस्ट्री से पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से या पॉलिटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। तो कोई मायने नहीं रखता है। अब कभी आप नहीं सोचे होंगे, या अभी जब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कभी नहीं सुने होंगे कि कोई आर्ट्स बैकग्राउंड के लड़का टॉप कर गया हो। इस बार हिस्ट्री से आईएएस जो टॉपर बनी लड़की, क्या नाम है उसका, श्रुति शर्मा, वो हिस्ट्री से बेचारी
टॉप कर गई। अदरवाइज सोचो कितने आईआईटीएन एग्जाम दिए होंगे, कितने आईआईएम के बच्चे उसमें शामिल हुए होंगे, लेकिन सब बाहर हो गए और टॉपर बनी है। आप टॉप 3 में देखो तो कोई भी साइंस बैकग्राउंड का नहीं है, कोई सोशियोलॉजी से है, कोई इकोनॉमिक्स से है, कोई हिस्ट्री से। फर्स्ट रैंकर हिस्ट्री, सेकंड रैंकर इकोनॉमिक्स, थर्ड रैंकर सोशियोलॉजी, फोर्थ रैंकर कंप्यूटर साइंस। तो कोई मतलब नहीं। इसीलिए हम कहते हैं यूपीएससी से बेहतर रोमांच कोई नहीं देता है। और ये रोमांच आपको कब सिलेक्शन दिला देगा और कब आपकी जीवन की पूरी लीला ही बदल देगी, कब आपके कृष्ण लीला रामलीला में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक ही रात में आप एक रूम में पैक व्यक्तित्व से प्रकाश पुंज में चमकने वाले व्यक्तित्व बन जाएंगे एक ही रात में, जिस दिन फाइनल रिजल्ट आ गया। जहां आप एक कमरे में अंधकार में रह करके पढ़ाई करते थे, दिल्ली में आप लोग देखेंगे, आप लोग तो खैर आप लोग गए नहीं है, 10x8 के कमरे में लड़के एक टेबल और एक ये कॉट लगा करके तैयारी करते हैं। उनका वही मक्का, वही मदीना, वही द्वारका, वही हरिद्वार, सब कुछ वही है। और जब वहां से उनका रिजल्ट होता है तो पूरा दुनिया उनके लिए स्पेस दे देता है, सारे के सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म उनका हो जाता है एक ही रात में। कोई नहीं जानता है और जब जानेगा तो सब कोई जानने लगेगा और आजीवन आपको जाना जाएगा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लंबा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको झुकेगा नहीं साला वाला जो डायलॉग चला हुआ वो अपनाना पड़ेगा कि हम झुकेगा नहीं, तब सिलेक्शन होगा। इसका तैयारी करने वाले लोग बहुत जुझारू हो भी जाते हैं। उनके अंदर पहले से ही आग जलते रहता है, कभी सुलगता है, कभी धुआं देता है, कभी लहक जाता है। जब रिजल्ट आता है तो लहक जाता है, देखते हैं तो उनका आग उनके अंदर का लहक जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे तेल कम होने लगता है और ऐसे ऐसे कप आने लगता है। 8-9 महीने के बाद वो बुझने की अवस्था में चले आता है, धुआं देने लगता है। फिर रिजल्ट आया, फिर अचानक भड़कने लग जाता है। ये प्रवृत्ति होता है। और ये प्रवृत्ति जो रियल तैयारी नहीं करता है या जो रियल पार्टिसिपेंट नहीं है उसी के साथ होता है। जो असली योद्धा है, जो असली वॉरियर है, जो असली जुझारू है, उसका सालों भर आग जलते रहता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि किसका रिजल्ट हुआ, किसका रिजल्ट नहीं हुआ, कौन सा त्योहार आया, कौन सा पर्व नहीं आया, कौन सा मैच हो रहा है, कौन सा मूवी आ रहा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसका तो वही दिन दिवाली, वही दिन दशहरा, वही दिन होली, जिस दिन उसका सिलेक्शन होगा, और उसी का सिलेक्शन भी होता है। बाकी दूसरे का हुआ, किसका नहीं हुआ, किसका टॉप आया, कौन नहीं, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। आप मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, दिल्ली में चाहे इलाहाबाद में जाकर के लड़कों को देखो, जो लड़का का सिलेक्शन होता है उसका पिछले साल का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड जाकर के झांक करके देखो, उसको कोई मतलब ही नहीं था कौन टॉप किया, कौन नहीं किया। वो सिर्फ अपना जानता है, अपना रोमांच, अपना एंटरटेनमेंट वो स्वयं अपने लिए करता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। आपको भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। और हर एक सब्जेक्ट में जब भी आपको जहां भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो आपको उसको सॉर्ट आउट करते चलना है। और इसका आपको स्वयं से देखते हुए चलना है कि कहां पे हमको प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे उसको निपटें। तो आपके पास अब तो बहुत सारा ऑप्शन हो गया है। पहले इतना ऑप्शन नहीं था, आज से 10 साल पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था। अब तो आपके पास ओपन मार्केट है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है आपके पास। किसी भी चीज को, मान लो कोई टॉपिक पढ़ाया गया, सपोज जैसे आज हम लोग बात करने वाले थे, इकोनॉमी का एक टॉपिक था, पॉवर्टी, गरीबी पे बात करने वाले थे। अब मान लो हम कोई टॉपिक पढ़ाएं, तो आप किसी टीचर से ये उम्मीद मत रखो कि आपको 100% सब कुछ बता देगा, क्योंकि उसके पास टाइम बाउंड होता है, समय का अभाव होता है। अगर वो चाहेगा भी तो भी नहीं बता सकता है, तो थोड़ा सा आपको भी प्रयास करना होगा। अब मान लो हम एक टॉपिक पढ़ा है, पॉवर्टी या गरीबी। अब गरीबी हम अगर पढ़ाए तो गरीबी के से रिलेटेड या कंसर्न कई सवाल या कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब आपको यहाँ पे तीनों डायमेंशन में इसको देखना पड़ेगा। पीटी में इससे क्या सवाल पूछे जाते हैं, मेंस में इसके क्या सवाल पूछे जाएंगे, और इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल पूछे जाएंगे। कोई भी टॉपिक हो, चाहे आईआर हो, एथिक्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, कल्चर हो, साइंस टेक हो, कोई भी टॉपिक किसी भी एरिया से अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको पहले उसको कैटेगराइज करना होगा, वर्गीकृत करना होगा कि यहाँ पे पीटी में क्या इससे सवाल बनेंगे। ये हम आपको मेथड बता रहे हैं कैसे तैयारी करना है। मेंस में इससे कैसा सवाल बनेंगे, इंटरव्यू में आपसे कैसा सवाल पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे विद्वान नहीं बनना है, आपको एक्सपर्ट यहाँ पे नहीं बनना है। किसी विषय को लेकर के या किसी टॉपिक को लेकर के आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है। एक्सपर्ट लोगों का यहाँ पे कोई कदर नहीं है यूपीएससी में, क्योंकि आपसे वो उम्मीद ही नहीं करता है। आप 21 से 26 साल या 30 साल के बच्चे, आप क्या एक्सपर्ट बनेंगे जो अपनी पूरी आयु लगा दी या किसी भी रिजल्ट को या किसी भी थीसिस या थ्योरी को तैयार करने में। आप उसको कैसे काट सकते हो कुछ दिनों में, या कैसे आप उसको ओवरटेक कर सकते हो। आपसे एक्सपर्ट का कोई उम्मीद ही नहीं रहता है। आपसे सिर्फ ये जानता है कि आप एक जनरल सर्विस में जा रहे हैं, आप स्पेशलिस्ट नहीं है। आपको कोई स्पेशल पोस्ट या स्पेशल किसी डिपार्टमेंट का ये नहीं बनाया जा रहा है। आप जनरल ये बनेंगे, सामान्य अध्ययन पढ़ करके आप जा रहे हैं, तो आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप सामान्य बातों को जानें। आपसे ये अपेक्षा नहीं किया जाता है कि आप वस्तु विषय का विशेषज्ञ बन करके आए। आपको बस स्मार्ट बनना ये है कि आपको ये देख लेना है कि पीटी में कैसा क्वेश्चन, मेंस में कैसा क्वेश्चन, इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन। चाहे आप किसी भी तरीके से तैयारी कर रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी ट्यूटर के साथ हैं, किसी गाइड के साथ हैं, या कोई सीनियर के साथ लग करके कर रहे हैं, किसी भी मेथड से अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको इसी स्ट्रेटेजी पे काम करना है यूपीएससी के लिए। अब मान लो अब पता कैसे चलेगा कि कौन पीटी का, कौन मेंस का, कौन इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो यहां पे आपको शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगा कि कैसे इसको हम सेपरेट करें। ये दिक्कत होगा। बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं, आप देखिएगा कि जितने भी लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, रैंक होल्डर होते हैं, उनसे पूछिएगा कि आपको कैसा, आपको पहले से पता था कि आपका ये रैंक आ जाएगा या सेलेक्ट हो जाएंगे, तो पता है क्या बोलेगा उसको। वो सच अगर वो होगा, अगर वो थोड़ा सा भी अपने अंदर सच्चाई को रखता होगा, तो ये बात वो जरूर बोलेगा कि सर हमको तो विश्वास ही नहीं था कि मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा। रैंक तो छोड़ दीजिए, कोई होता है जो अच्छा रैंक में आता है, तो वो ये कहता है, आप सुनेंगे कि हमको पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये रैंक आ जाएगा या इस रैंक पे पहुंच जाएगा, ये अनुमान नहीं था। तो ये फाइनल सिलेक्शन के बाद भी लोगों को पता नहीं होता है कि उनका सिलेक्शन कैसे हो गया। ये इसमें इतना रोमांच है सिविल सर्विस में, अब यही समझ लो। हम लोग अपने दौर में भी, हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो देखते थे आसपास बैठा हुआ लड़का का सिलेक्शन हो गया, पता ही नहीं चला हम लोगों को कि कैसे उसका सिलेक्शन हो गया, जिसमें कि वो हम लोगों की तरह ही था, एवरेज था। कई ऐसे केस आए कि आपको हम अपने साथ की सत्य घटना बता रहे हैं। हमारे एक मित्र थे, वो बेचारे 4 बार इंटरव्यू दिए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनका छोटा भाई आया, आईआईटीएन था मुंबई से, वो आईआईटी छोड़ करके आया, उसको कहीं कुछ लगा होगा, आईआईटी छोड़ करके आया, और 2 साल के अंदर में आईएएस का क्वालिफाई कर गया, 121वां रैंक लाया। हम लोग को आश्चर्य हुआ कि हम लोग इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग का नहीं हो रहा है, इसका कैसे हो गया। तो इसका कोई माई बाप नहीं है, कोई ये नहीं है कि सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा, ये सिलेक्शन आपका नहीं होगा। वो आप पे सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आप कितने ईमानदारी से, कितने सूझबूझ के साथ, कितने अच्छे कुशल रणनीति के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जब भी आप तैयारी करें तो सबसे पहले इन सब चीजों पर फोकस करें। पीटी में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो पता करने का सिंपल सा माध्यम है, कहीं कुछ नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठा लेना है। आप देखिए कि पॉवर्टी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, गरीबी से, वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पता चलेगा। जब आप इसको उठाएंगे तो पता चला कि इसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे आंकड़े पूछ दिए गए हैं कि भारत में गरीबी का स्तर कितना है,
तो पता चला कि कितना परसेंट है, तो पता चला 21% है। फिर पूछा गया कि गरीबी का कारण क्या है, दूसरा सवाल किसी एग्जाम में पूछा गया, व्हाट इज द काउज या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पॉवर्टी इन इंडिया, क्या कारण है भारत में गरीबी का। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि गरीबी का जो मेजर किया जाता है वो कौन कौन से मेथड है। तीसरा क्वेश्चन या तीसरे साल ये हर एक साल याद रखना, ये जो टॉपिक है इससे हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉवर्टी से, क्या पीटी क्या मेंस। और जो आप सिविल सर्वेंट बन करके जाएंगे, आपका सबसे पहला काम ही होगा कि ये जो क्लास है इस क्लास के बारे में देखना है। ये इसका आप अन्नदाता, रोजी रोटी या आप माई बाप होते हैं, इन्हीं का माई बाप होते हैं। आप किसी कॉर्पोरेट का माई बाप नहीं होते हैं, कोई कॉर्पोरेट आपके पास नहीं जाता है। आप पब्लिक सर्वेंट जब बनते हो तो गवर्नमेंट के सर्विसेज को या गवर्नमेंट के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसी को डिलीवर करने के लिए तो आप आईएएस बनते हो ना। तो आप गवर्नमेंट के सर्विसेज या गवर्नमेंट का सेवाएं कौन मैक्सिमम उठाता है? गरीब। जितने भी स्कीम है कौन उठाता है? जो गरीब है, असहाय है। तो इसीलिए ये आपका सबसे बर्निंग एरिया होता है पॉवर्टी, या सबसे ज्वलंत क्षेत्र होता है, और इसको आपको तैयार हमेशा करके रखना होगा। पीटी में भी सवाल पूछे जाएंगे, मेंस में भी। और अगर आप किसी गरीब स्टेट से इंटरव्यू देने चले गए हैं, जैसे बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, एमपी से, इन सब स्टेट से, हिंदी भाषी बीमारू राज्य से अगर आप इंटरव्यू देने चले गए हैं, तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आपके यहाँ इतनी गरीबी है, आप आईएएस बन जाएंगे तो क्या कर लेंगे। एक और बड़ी रोमांचक बात सुन लो, ये जितने भी हिंदी भाषी गरीब स्टेट हैं, सबसे ज्यादा आईएएस का सिलेक्शन इन्हीं राज्यों से होता है। सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स यहीं से बन के निकलते हैं लोग, लेकिन फिर भी उस राज्य में गरीबी है। अब आप आईएएस बन करके निकल गए, फिर भी आपके राज्य से गरीबी दूर नहीं हुआ, इसका क्या समाधान हो सकता है? ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आप खुद सोचिए और हमको बता दीजिएगा किसी दिन। कि आप मान लीजिए आपके स्टेट से आप डाटा उठा करके देखिएगा, हर एक साल बिहार से 30-35 लड़के आईएएस में सेलेक्ट होते हैं, झारखंड से, यूपी से उससे दुगना रख लो, बड़ा सूबा है, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, इस तरह के स्टेट से सबसे ज्यादा आईएएस सेलेक्ट होते हैं, लेकिन गरीबी वहीं पे है उनके यहाँ। तो आप आईएएस बनने से आपका क्या फायदा हुआ उस राज्य को? कभी आपने सोचा है? उसका समाधान क्या है? क्यों हम आईएएस बनाए? कभी आप इस बारे में सोचिए और इसका जवाब ढूंढने का कोशिश कीजिएगा। ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं और अगर किसी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से हैं, पूरे राज्य में अगर आपका जिला पिछड़ा हुआ जिला है, जहां गरीब बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, जहां साक्षरता दर कम है, लिटरेसी रेट कम है, जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इन सबों की कमी है, तो सबसे ज्यादा सवाल आपसे वहीं से पूछे जाएंगे। तो आपको ये देखना होगा कैसे परीक्षण करेंगे। तो परीक्षण करने का आपको यही उपाय है कि आप पिछले 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन उठा लीजिए, उस टॉपिक से क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए। क्लास के दौरान क्या इन सारी बातों पे चर्चा की गई है? अगर मान लीजिए सर 10 साल का क्वेश्चन उठाया और इसमें 10 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप देखिए कि सर ने जो बात किया है क्लास में, ये 10 तरह का बात किया है, तो पता चला है कि सर कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं, एक दो क्वेश्चन एक दो एरिया छोड़ चुके हैं। या हो सकता है सर 10 से ज्यादा 15 आपको बता दिए हो, तो ये तो बल्ले बल्ले हो गया। अगर यूपीएससी है, अगर आप प्योर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस का नहीं, तो जो सर +5 पता पढ़ाए हैं उस 5 में से जरूर एक क्वेश्चन आपको आएगा। अगर स्टेट पीसीएस है तो हो सकता है इस 10 में से 2 फिर से रिवाइज कर दिया गया जाए आपके समय में, आप जब एग्जाम दे रहे हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यूपीएससी थोड़ा सा नया चीज लाता है, क्योंकि कभी भी वो स्टूडेंट या एस्पिरेंट के सामने हारना नहीं जानता है, न तो टीचर के सामने टीचर को अपने ऊपर हावी होने देना चाहता है, न तो स्टूडेंट को। इसलिए वो क्वेश्चन हमेशा ऐसा ऐसा बना करके रखता है, ऐसा ऐसा तैयार करता है कि आप उसके सामने नतमस्तक रहिए, वो आपके सामने नहीं, तो वो नयापन लाएगा। तो सर अगर 10 पढ़ाए, 10 की जगह 8 पढ़ाए, और आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, डिबेट देख रहे हैं,
और किसी प्लेटफॉर्म से या और किसी अदर सोर्स से आपके पास अगर इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड आता है तो आप उसको मेंटली प्रिपेयर करके रखिए, आप उसको नोट डाउन करके रखिए, आपस में डिस्कस करके रख लो, वो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। कोई गारंटी नहीं लेता है, कोई भी कोचिंग वाला है या कोई भी टीचर या ट्यूटर 100% आपको नहीं दे सकता है, क्या हम हो या कोई ब्रांड हो। आप उससे 100% का आशा मत रखिए, 100% आपको करना है। जैसे होता है ना कि आप कोई बाइक लेकर के निकलते हो, जब आप बाइक लेकर के निकलते हो तो बाइक का एक फ्रेम होता है, सीट होता है, हेडलाइट होता है, क्लच, एक्सीलेटर, गियर बॉक्स, ब्रेक, पहिया, रिंग, वो साइलेंसर, सब कुछ होता है। लेकिन जब आप बाइक लेकर के निकलते हो तो उसके बाद आपको बाइक का एसेसरीज खुद लगवाना पड़ता है। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपको कितना एसेसरीज लगाना है, किस तरह के हॉर्न, किस तरह के लाइट, किस तरह के सीट कवर, जो भी है। तो एसेसरीज लगाना आपका काम है और ये काम के लिए आप किसी कोचिंग, किसी ट्यूटर से उम्मीद मत रखिए। और ये काम जो अपने अलग से मेहनत करके करता है, सिलेक्शन उसी का होता है। और उसी जैसे कि दुकान से या 100 लड़कों में से 100 लड़कों को बाइक दिया गया, और किसका सुंदर बाइक होगा जो जितना बढ़िया बढ़िया एसेसरीज लगाएगा। तो एसेसरीज आपको लगाना है। बाइक कोचिंग वाले बना करके आपको तैयार करके दे देंगे, लीजिए भैया आपका ये बाइक है, ये रॉयल इनफील्ड है, ये यामाहा है, ये केटीएम है, तो ये है, तो यह जो कार का शौकीन है उनको कार मिल जाएगा। तो आपको पढ़ते समय इन सब चीजों को ध्यान रखना होगा कि पीटी में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। सर लोग जब पढ़ाते हैं तो ये सब का कोई सीमा नहीं होता है। बहुत सारे सर लोग जब आप पढ़ाएंगे तो ये जो बाउंड्री है या ये जो सेपरेशन है इसका ख्याल नहीं रखते हैं। वो सबको एक ही साथ लेकर के चलते हैं। वो ना तो आपको बताने जाएंगे कि ये पीटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ सर फ्लेक्सिबल होते हैं, लीनियंट होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम दे देते हैं कि भाई ये पीटी में सवाल पूछा जा सकता है, आप ध्यान में रखिए। या उनको लगता है कि इस बार ये पूछा जाएगा तो बता देंगे। सर जब पढ़ाते हैं तो ओवरऑल सबको एक ही सीट पे बैठाते हैं और धक्का दे देते हैं, चलो। अब आपको स्मार्ट यहां पे बनना होगा। इसमें से सेपरेशन आपको खुद करना है, कौन सा पीटी में पूछा जा सकता है, कौन सा मेंस। पीटी में जो स्ट्रेटेजी है या जो पैटर्न है, स्ट्रेटेजी नहीं पैटर्न है। स्टेट पीसीएस का जब एग्जाम होता है तो उसमें एकदम सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ट्विस्ट नहीं होता है। जैसे गरीबी पर पूछा गया तो कितना % गरीबी है, भारत के कौन सा राज्य सबसे ज्यादा गरीब है, अगर राज्य कमीशन या राज्य आयोग का परीक्षा दे रहे हैं तो कौन सा जिला गरीब है, कौन सा समुदाय गरीब है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस प्रकार की टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, किस प्रकार की गरीबी है, ये सब सवाल पूछे जाएंगे। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन। इसीलिए स्टेट पीसीएस के पीटी के एग्जाम का कटअप आप देखिएगा। अगर 100 क्वेश्चन पूछा गया है तो पता चलेगा 94 अगर 150 क्वेश्चन पूछा गया है तो पता चलेगा 94 प्लस 97 प्लस कटअप चले जाता है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन होता है। और वही यूपीएससी में अगर 100 क्वेश्चन पूछा गया तो पता चला 40 का जो लड़का कर दिया, 42 कर दिया तो बहुत है, क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है। तो यूपीएससी के दौरान ये फर्क नहीं समझ में आता है। उसमें फैक्ट भी दे देगा, कॉन्सेप्ट भी दे देगा और एस्पेक्ट भी दे देगा, संभावना भी दे देगा। वो तीनों मिलाकर के एक क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये थोड़ा सा भेद करने का स्किल आपको समझना होगा। इसीलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्री डिसाइड होकर के तैयारी कीजिए कि आपको किस चीज का तैयारी करना है, यूपीएससी का तैयारी करना है कि स्टेट पीसीएस का तैयारी करना है। आपको पहले से निर्धारित करके करना होगा। अगर स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो उसका स्ट्रेटेजी अलग होगा, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उसका स्ट्रेटेजी अलग होगा। दोनों एक नहीं हो सकता है, दोनों अलग अलग है। सिलेबस सबका सेम है। जैसे दौड़ना हर एक बहाली में होता है। अगर आप किसी आर्म फोर्सेस में शामिल होना चाहते हैं, किसी पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं, तो दौड़ना आपको सब में है। लेकिन किसी में टाइम का, कोई 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ाता है, कोई 6 मिनट में दौड़ाता है। दौड़ना आपको सब में है, लेकिन तो सिविल सर्विस में भी यही है। ये चीज आपको देखते हुए चलना है। मेंस के क्वेश्चन अलग पूछे जाते हैं,
और इंटरव्यू में ये जो भी चीज आप पढ़ करके गए हैं आप उसको इंप्लीमेंट कैसे कर पाते हैं, ये सवाल पूछा जाता है। आपको पता है गरीबी क्या है, पॉवर्टी क्या है, क्यों है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी कितना है, कैसे मेजर किया जाता है और कैसे इसको खत्म किया जाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, सरकार के लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे, सिविल सोसाइटी के लेवल पे या कॉरपोरेट लेवल पे, जो भी जिस लेवल पे गरीबी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है आपको सब पता है। सरकार डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम लाई है, मनरेगा लाई है, आजीविका मिशन चला रही है, कई तरह के स्कीम चला रही है जिसके माध्यम से गरीब पॉवर्टी एलिवेशन किया जा सके, आपको सब पता है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सरकार कौन सा स्कीम ला रही है या कौन सा स्कीम एग्जीक्यूट कर रही है इंटरव्यू में। वो मेंस में पूछा जा सकता है कि गरीबी बताओ भाई कि भारत के में इतने रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से इतना रिच है, नेचुरल रिसोर्सेज इसके पास इतना है, इतने कंपनी है, इंडस्ट्री है, एग्रो एरिया है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी गरीबी है। फिर भी अगर आप वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में देखेंगे तो भारत की बहुत पुअर स्थिति है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में देखेंगे तो भारत की बहुत पुअर स्थिति है, पॉवर्टी इंडेक्स में देखेंगे तो वहां भी भारत दुनिया में बहुत खराब स्थिति में है। उससे अच्छा बांग्लादेश, उससे अच्छा श्रीलंका, उससे अच्छा नेपाल आपको मिल जाएंगे। क्यों है ऐसा? अब आपका दिमाग बोझिल होने लगेगा। यार भारत दुनिया का सबसे, वर्ल्ड का चौथा लार्जेस्ट जीडीपी वाला कंट्री है, वर्ल्ड का तीसरा सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला कंट्री है, वर्ल्ड का दूसरा लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, फिर भी गरीब है, फिर भी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इतना पिछड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है? ये सब सवाल जब आपसे दागे जाएंगे तो आपके ऊपर बाउंस करने लगेगा कि अब ये कैसे करें भाई। और ये सबसे पहला आपको इंटरव्यू में पड़ेगा। इसीलिए लोगों का सिलेक्शन इंटरव्यू में नहीं होता है, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उनका पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है। पिक्चर अभी बाकी होता है मेरे भाई, उनको पिक्चर अभी पूरा पता नहीं होता है। जिस दिन उनको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको शुरू से ही इस चीज को लेकर के चलना होगा। किसी भी टॉपिक पे थोड़ा सा डाटा कम हो चलेगा, डाटा का खेल यहां पे है। यहां पे मेंस में जब आओगे तो मेंस में स्थिति थोड़ा सा बदल जाता है। मेंस में स्थिति क्या हो जाता है कि 60% कॉन्सेप्ट, 40% डाटा। ये जो 60% आपका कॉन्सेप्ट होगा इसको प्रूफ करने के लिए 40% आप डाटा देते हो। ये रेशियो चलता है। कंटेंट की हम बात करें तो हम सिर्फ अभी कंटेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं किसी क्वेश्चन पे, कोई टॉपिक, मान लो पॉवर्टी पे ही, हमने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि भाई भारत में इतने सारे रिसोर्सेस हैं, या झारखंड में, आप सभी लोग झारखंड से हैं तो झारखंड की ही बात कर लेते हैं, भले ही कोई कहीं कहीं का भी हो, लेकिन झारखंड की ही बात कर लेते हैं कि भाई झारखंड के पास सारे रिसोर्सेस हैं। ये भारत का रूर कहलाता है खनिज संपदा के, मिनरल्स के मामले में। लेकिन गरीबी के मामले में बिहार के बाद दूसरा स्थान इसी का है। 51% ये वहां है तो 49% यहाँ पॉपुलेशन गरीबी में है। ऐसा क्यों है? सिंपल सवाल पूछा गया। ये आपसे नहीं पूछा गया कि गरीबी क्या है या क्यों है, आपसे पूछा गया है थोड़ा सा ट्विस्ट करके कि झारखंड में सारे संसाधन है, लेकिन फिर भी झारखंड गरीबी का जो रैंक है, जैसे अभी एक रिपोर्ट आया गरीबी मेजर करने का वाला, जो पॉपुलर रिपोर्ट है, मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, उसमें दूसरा स्थान पे झारखंड को रखा गया। अब झारखंड की सरकार भी हिल गई होगी, यार हम इतना कुछ करते हैं फिर भी हमारे यहाँ से पॉवर्टी क्यों नहीं कम हो रहा है। बिहार सरकार कितना कुछ कर रही है फिर भी गरीबी के मामले में उतना ही बना हुआ है। अब उस सरकारों का आईना दिखाने की तरह होता है, देख लो बाबू तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी आबादी कहाँ पे है। पूरे ग्लोबल लेवल पे उनकी छीछा लेकर हो जाती है। तो उस गरीबी के पीछे कई फैक्टर हैं। सरकार चाह के भी गरीबी तो मिटा सकती है, लेकिन गरीबीपन कभी खत्म नहीं कर सकती। आप खुद इमेजिन करो कि आपका 5th 5 ईयर प्लान 1974 से ये गरीबी एलिवेशन या पॉवर्टी एलिवेशन का स्कीम चल रहा है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाने वाले लोग अमीर बन गए, धन कुबेर बन गए, और गरीब एज इट इज बना हुआ है। ये अपने आप में एक सवाल है।
और यूपीएससी एस्पिरेंट से यही सब सवाल पूछे जाते हैं। और जब आपका आंसर होगा, जब आप आंसर राइटिंग करोगे, तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में रहना चाहिए और आप उसको प्रेजेंट करो, बताओ। तो सवाल सिंपल होता है, सभी लोग लिखते हैं, सभी लोग वही कोचिंग का मटेरियल, वही नोट्स, वही मार्केट में जो प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, सभी लोग लेते हैं। आज के समय में किसी चीज के आज वर्तमान जो आज गूगल कालीन वर्ल्ड है, इससे पहले मुगल कालीन दुनिया था, जिसको हम लोग मोनार्कियल पीरियड कहते हैं। अभी गूगल कालीन दुनिया है। ये गूगल कालीन दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है नॉलेज डेमोक्रेसी। और नॉलेज डेमोक्रेसी में नॉलेज किसी के पास बंधा हुआ नहीं है, इसीलिए अभी आपके लिए ज्यादा कंपटीशन हो गया है, क्योंकि हर कोई स्मार्ट है, क्योंकि उसके हाथ में स्मार्टफोन है।